अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। गुज़िश्ता 2 रोज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो की क़यादत में 49वां यौम तासीस मना रही है। 6 दिसंबर तक जारी रहने वाली इन तकरीबात में मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुन पुरजोश अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक लाहौर में यौम तासीस मनाने का मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर से जिंदा करना है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम तासीस की तकरीब से जब खिताब किया तो उनका कहना था वो सिंध में तब्दीली ले आए हैं और मुल्क में जमहूरी इनकलाब लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ये कहते हैं कि बिलावल हाउस लाहौर में ये तकरीबात लोगों और जियालों को करीब लेकर आएंगे। क़यादत और जियालों के दरमियान क्या फासला खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस में जहां लाहौर में बैठे एक जानिब गो निसार गो का नारा लगा रहे हैं तो साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अगर 27 दिसंबर तक हुकूमत ने उनके 4 मुतालिबात ना माने तो वो गो नवाज गो का नारा लगाएंगे और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। ये वही पंजाब है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत तब्दील हुई, जिम्मेदारियां दी गई कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद को कि वो सामने आए। सियासी वर्कर को आगे लाया गया है। सियासी पंडितों के मुताबिक लोड शेडिंग, करप्शन और बैड गवर्नेंस जैसे बड़े स्कैंडल्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2013 में पंजाब में खासतौर पर बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया है। बाद सियासी तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि 2013 के इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाब और ज़िमनी इंतखाब में जो बुरी तरह से इसे शिकस्त मिली है पंजाब में, इसके पीछे वजह यह है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन मॉडल या बेहतरीन हुकूमत का पैटर्न सामने ना ला सकी जो पंजाब के अवाम को मुतासर करता। एक शिकस्त वफाक में और पंजाब में मिली 2013 में और फिर बाद में जो 2 इंतखाबात में शिकस्त मिली उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपने आप को बेहतर गवर्नेंस ना दे सकी, ना आवाम को कुछ दे सकी, जिसको पंजाब के लोगों ने भी पसंद ना किया। इसी मामले पर सवाल सामने रखेंगे और यही 2 ऑप्शन सामने रखेंगे पैनल के। पैनल में हमारे साथ इस्लामाबाद से सलीम साफी, अमजद शुएब साहब, इसके साथ साथ बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी, लाहौर से हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब, कराची से मजहर अब्बास साहब। सवाल इस तरह से है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम जमाने में नाकाम, वजह क्या है? 2 ऑप्शन सामने रख रहे हैं, सिंध हुकूमत की खराब कारकर्दगी या फिर पार्टी की पिछली वफाकी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी। यानी 2008 से 13 तक जो वफाक में कारकर्दगी रही वो वजह है जिसने पीपल्स पार्टी को नहीं जमने दिया मजबूती से पंजाब में, या फिर वो 2013 के इंतखाब के बाद जो पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है उसके बायस पंजाब का वोटर उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। मजहर अब्बास साहब। देखिए, मैं एक तीसरा ऑप्शन लूँगा। मेरा ख्याल है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बाद की सियासत पीपल्स पार्टी की, उसने पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। थोड़ा बहुत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अपने पीरियड में भी NRO की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ उन्हें, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो इन चीज़ों को ओवरकम कर लेती थी जो प्रॉब्लम्स होती थी। बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई है उसके बाद एक तरह से पीपल्स पार्टी रुक गई है आगे बढ़ने से, और उसके बाद जो भी तब्दीलियां आई हैं वो पीपल्स पार्टी को आगे की तरफ नहीं ले गई बल्कि पीछे की तरफ ले गई हैं। पंजाब पीपल्स पार्टी का एक कमज़ोर एरिया रहा है 86 के बाद, और उस वक्त अगर बेनज़ीर भुट्टो 86 में पीपल्स पार्टी की पंजाब में गढ़ बनाती तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होता। अभी भी पीपल्स पार्टी डाउन ज़रूर है लेकिन कम्प्लीटली आउट नहीं हुई है। पॉलिटिक्स में चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ले गई है उसकी आइंदा की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि उसका पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। नून लीग का वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी का वोटर कभी भी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी का वोटर नून लीग का वोटर कभी भी नहीं रहा। प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ से है पीपल्स पार्टी को। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का वोट ले गई है। इस वक्त जो चेहरे वो सामने लेकर आए हैं वो मुनासिब चेहरे हैं, सेंट्रल पंजाब में भी और जुनूबी पंजाब में भी, लेकिन अभी हमें कंप्लीटली रूल्ड आउट नहीं करना चाहिए। देखना यह है कि ये जो चेहरे हैं ये किस हद तक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कन्वेंशन किया उसमें एक बड़ी बुनियादी गलती नज़र आती है मुझे। पहली चीज़ ये कि बिलावल हाउस के कंपाउंड में आपने पाकिस्तान की पूरी पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर लिया। ये अजीब व गरीब सिलसिला है कि बलूचिस्तान का कन्वेंशन भी उधर हो रहा है, सिंध का कन्वेंशन भी उधर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी कन्वेंशन उधर ही हो रहा है एक ही जगह पे। तो ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकली इससे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा चार्ज, फिर पार्टी को अपना नज़रिया जो है वो देखना पड़ेगा। महज नवाज शरीफ पे तनकीद करना या इमरान खान पे तनकीद करने से नहीं होगा। आप खुद क्या काम देंगे, आप खुद अपनी गलतियों को किस हद तक तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे, वोटर के पास क्या पैगाम लेके जाएंगे।
तो ये मेरा ख्याल है जो बुनियादी मुझे उसमें जो लगता है कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं पंजाब में अपने जो है कदम जमा सकी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मेरा ख्याल है उसमें बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। उसके बाद मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी की सियासत बिल्कुल जम के रह गई है और मैं उसको आगे बढ़ता अब तक नहीं देख पा रहा। मजहर साहब ऑप्शन दे रहे हैं बेनजीर के बाद की सियासत जो है वो फ्रीज हो गई, जम गई, जो आगे ना बढ़ पाई। शहजाद चौधरी साहब, हाजी हसन निसार साहब जुमे के दिन प्रोग्राम में थे, वो एक बात हमेशा पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो समझते अब एग्जिस्ट नहीं करती, और खुद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं, जो मजहर साहब ने भी पॉइंट उठाया कि लाहौर में यौम तासीस का मकसद है पीपल्स पार्टी को फिर से जिंदा करना। तो क्या एक नई पीपल्स पार्टी पैदा हो रही है, नई पीपल्स पार्टी लाहौर में जन्म ले रही है, और ऑप्शन क्या लेंगे इनकी नाकामियों के पीछे? जी, तकरीबन एक नई पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। जन्म ले रही है या नहीं इसका तो मैं नहीं कह सकता। और दूसरे, ये जो हमारा सवाल के अंदर ये चीज़ पिन्हा है कि वो अपने कदम नहीं जमा सकी, थोड़ा जल्दी है ये कहना। गो के आसार तकरीबन ऐसे ही हैं कि शायद वो कदम ना जमा सके, और उसकी वजूहात काफ़ी सारी हैं। उसमें कुछ मजहरबाज साहब ने बताई, कुछ मैं बता देता हूँ अपनी समझ के मुताबिक। देखिए, 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी पार्टी के लिए: लीडरशिप, पैगाम, उसके ह्यूमन रिसोर्स और उसकी तंजीम। ये 4 चीज़ें मिला के एक पार्टी बनती है। चलिए, तंजीम को भी छोड़ देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जिस किस्म का पीपल्स पार्टी का है, मेरे ख्याल में किसी और पार्टी का नहीं है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन इस ह्यूमन रिसोर्स के साथ, इस किस्म के लोगों के साथ ये पार्टी आगे क्यों नहीं चल पा रही है? ये है वो बड़ा मखमसा या वो सवाल जिसको कि पीपल्स पार्टी को आज हल करना है। तो 2 चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर मेरी नज़र में। लीडरशिप, पहले देख लीजिए कि एक लीडरशिप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिसने 5 साल के अंदर इस पार्टी को कहां से कहां खड़ा कर दिया। अंदाजा लगाइए कि इमरान खान को 20 साल लगे और शरीफ को कम से कम 30 साल लगे हैं इस सीन पे रहते हुए अपनी पार्टी को उस लेवल पे लाने पे जहां पे भुट्टो साहब 5 साल में पार्टी। तो ये लीडरशिप का फर्क पड़ता है। उसके बाद की जो लीडरशिप है, बेनजीर ने अपने करिश्मा के साथ इसको मैनेज किया। उसके बाद की लीडरशिप बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी को बहुत नीचे ले गई, और ये कड़वा घोंट पीपल्स पार्टी को लेना पड़ेगा कि वाकई में जरदारी साहब के नीचे ना सिर्फ बहुत सारे लोग छटके चले गए, बल्कि पार्टी भी बिल्कुल डाउनवर्ड स्पाइरल में चलेगी। आज जब बिलावल भुट्टो उठे हैं इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, तो उनको किसी चीज पे फोकस करना है। वो एक बात, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है, ना ही उनके पास 20 और 30 साल का तजर्बा है जो कि इमरान खान वगैरह लेके आए हैं। तो क्या चीज़ है जो कि इमेजिनेशन को टच करेगी, लोगों की सोच को फिर से अपने अंदर? वो पैगाम। अब पैगाम क्या है? पैगाम बदकिस्मती से हम वही वाला नाना का पैगाम या वालदा का पैगाम तो नहीं दे सकते। हालात बदल गए, तनाजुर बदल गए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको अपने पैगाम को खुसूसी तौर पर एक मालियाती निज़ाम के हिसाब से रीथिंक करना है। ना ये इश्तराकी निज़ाम हो सकता है, सोशल डेमोक्रेसी हो सकती है, एक रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो ने अपने थिंक टैंक को इस तरीके से जमा करके ये सोचा है कि आज अगर हमने मईशत का नारा लगाना है तो वो किस किस्म की मईशत है, एक रिस्पॉन्सिबल मिक्स्ड इकोनॉमी किस तरह बनेगी, हम किस तरीके से इस पैगाम को आगे लेके जाएंगे और लोगों को टच करेंगे, और उस जुबान में, उस अवाम की जुबान में जिस तरीके से उनको समझ आ सके। तो ये वो चीजें हैं जो कि पार्टी अपने अंदर अभी तक इनको हल नहीं कर पाई, और लगता यूं है कि बिलावल भुट्टो एक ऐसे घोड़े पर सवार होना चाहते हैं जो उनकी नजर में सरपट दौड़ रहा है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी का घोड़ा लीडरशिप क्वालिटी को फोकस करेंगे शहजाद साहब, नाकाम होने की वजह पर? जी सॉरी, आप लीडरशिप क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की नाकामी की वजह देखे हैं पंजाब में? तो मेरा ख्याल है पैगाम सबसे बड़ी कमजोरी है। पैगाम सबसे बड़ी कमजोरी। पैगाम का ऑप्शन दे रहे हैं साफी साहब। नई पीपल्स पार्टी बन रही है, या फिर जैसे उनकी क़यादत कह रही है कि नई पीपल्स पार्टी, या पीपल्स पार्टी फिर से जिंदा हो रही है। इस नई पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद क्या है या क्या होगी? क्या ऑप्शन देंगे नाकामी के पीछे? देखिए, एक तो मैं भी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि पीपल्स पार्टी या तो पंजाब से मुकम्मल खत्म हो गई है या कि पाँव नहीं जमा सकी। मेरे ख्याल में वो कमजोर हुई है, बहुत ज्यादा कमजोर हुई है, लेकिन कदम जमाने का अभी उसके पास वक्त भी है, और ये है कि कुछ ना कुछ उसकी बुनियादें भी हैं पूरे मुल्क की तरह पंजाब में भी। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी को उस मुकाम से इस मुकाम तक मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की जरदाराना सियासत में पहुंचा दिया है, और इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए मैदान बहुत साजगार है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस हालत में हो के भी अगर पाकिस्तान में कोई जमात कौमी जमात के तारीख से पूरी उतरती है तो वो न मुस्लिम लीग नून है, न वो तहरीक इंसाफ है, बल्कि वो पीपल्स पार्टी है। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का और तहरीक इंसाफ का कोई उनकी खारजा पॉलिसी नहीं है,
लेकिन पीपल्स पार्टी का किसी न किसी हद तक खारजा पॉलिसी का एक तस्वर है। और कामयाबी और नाकामी का आप देखें कि जब ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इब्तिदाई हो रही थी इस्तांबुल में, तो पाकिस्तान के एहतजाज पे उससे इंडिया को माइनस कर दिया गया था और उनको तुर्की की हुकूमत ने दावत दी थी और वो दावतनामा फिर वापस ले लिया गया। और अभी जब देखें कि वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तानी वजीर खारजा जिस पोजीशन में वहां पे जा रहे हैं। दूसरा, पीपल्स पार्टी वो जमात है कि उसका इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान का बड़ा मसला है उसके बारे में अपना एक मौक़िफ़ और तस्वर है। इस मामले में मुस्लिम लीग नून भी कंफ्यूज है और इस मामले में तहरीक इंसाफ भी कंफ्यूज है। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी अगर आप देखें तो पीटीआई बिल्कुल मोहरे का किरदार अदा करती है और मुस्लिम लीग नवाज का चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुनाफिकत वाला रवैया होता है, इसलिए इनके मामला भी ठीक नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद इस्टेब्लिशमेंट भी पीपल्स पार्टी की तरफ आने पे मजबूर होगी। लेकिन मसला उसका यही है कि आप देखिए जहाँ पे बिलावल ने नामजदगियां की पार्टी के लिए, नदीम अफजल चंद साहब, कमर जमान कायरा साहब, मुस्तफा कोकर साहब या केपी में भी निस्बतन वो अच्छे चेहरों को सामने लाए हैं। लेकिन जहाँ पे जरदारी साहब का साया गहरा था। साफी साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि पीपल्स पार्टी में फैसले करने वाला कौन है, बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी? पहली बात तो ये है कि बिलावल को सिर्फ नारों वगैरह से अब काम नहीं चलेगा। ये 90 का या 80 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2016 का पाकिस्तान है। उनको पाकिस्तान के मसाइल का हल देना होगा। नंबर 2, बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलावल भुट्टो बनना होगा और जरदारी ठीक है, वालिद है, उनकी रहनुमाई जितनी हो सकती है बाप की हैसियत से वो होनी चाहिए, लेकिन उनको हकीकत में उनसे अपने आप को दूर करके और अपने सर से उनके साए को हटा के अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो बनाना होगा। ठीक है, साफी साहब आसिफ जरदारी की सियासत को वजह समझ रहे हैं नाकामी की और कह रहे हैं बिलावल भुट्टो को सिर्फ बिलावल भुट्टो बनना होगा और जरदारी साहब को सिर्फ उनके वालिद तक रहना होगा, यानी कि पीपल्स पार्टी के सरबराह के तौर पर उन्हें गाइड नहीं करना। अमजद शुएब साहब, किस तरह से देखेंगे पूरे मामले को? पीपल्स पार्टी की नाकामी की वजह पंजाब में क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी का इन्हतात तो जब इन्होंने एनआरओ किया उस वक्त ही शुरू हो गया वो था, लेकिन मोहतरमा की शहादत हुई उससे एक सिंपथी की वेव आई और ये हुकूमत में आए, वरना शायद उसी वक्त इनको मसाइल आ जाते। अब जब वो हुकूमत में आ गए तो कुछ चांस ऐसा हुआ कि लीडरशिप तो थी नहीं, मोहतरमा ने भी पीछे कोई मेरा ख्याल है ग्रूम नहीं किए हुए थे लोग, और जब वो जरदारी साहब के हाथ आई तो आपको पता है कि उन्होंने सिर्फ मीडियोकर लीडरशिप को प्रमोट किया। जो प्राइम मिनिस्टर बनाए आपने देखा कि कितने कंप्लाइंट थे। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी में सूझबूझ वाले पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं थे, लोग थे, लेकिन मैं समझता था कि जरदारी साहब को गालिबन ये फीलिंग थी कि उनके सामने बहुत ज्यादा एजुकेटेड बड़े पढ़े लिखे या सूझबूझ वाले लीडर्स ना खड़े हों। चुनाचे राजा परवेज अशरफ वगैरह जो कि बड़े मीडियोकर लोग थे उन लोगों को प्रमोट किया। और फिर पंजाब की प्रॉब्लम को समझने की बजाय पंजाब में मंजूर भुट्टो जो कि ओरिजिनल नहीं थे पीपीपी के, उनको वहां पे सदर बनाया और मैं समझता हूं कि वो मुकम्मल तौर पे फेलियर थे, वहां ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सके पार्टी को। और जरदारी साहब के करीब थे, जरदारी साहब जिन लोगों को करीब रखते थे उन्हीं को इस्तेमाल करते रहे। तो लीडरशिप का फुकदान आगे मौजूद था, लेकिन जो लोग भी मामला चला रहे थे उन्होंने भी आगे उस लीडर को, उन लोगों को लीडर बनाया जो लीडर थे नहीं। और नतीजा ये कि वहां पे कोई भी पार्टी में कोई अट्रैक्ट करने वाला आदमी नहीं था, कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जिसका करिश्मा होता और लोग उधर माइल होते। दूसरी तरफ ये भी है कि उस पूरे दौर 5 साल में जो पीपल्स पार्टी रही उनके ऊपर बेशुमार एलिगेशंस लगती रही, करप्शन की भी और दूसरे, कोई भी चीज क्लियर नहीं हो सकी और कहीं इंप्रूवमेंट भी नजर ना आई। बावजूद इसके कि उनको 5 साल पूरे मिले, मामला उलझे रहे, अदालतों में फंसे रहे। आपने देखा मेमोगेट का किस्सा चल निकला, बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिनसे कि अपहीवल्स वहां होती रहीं और ये सारा मलबा आखिर में आके जमा हुआ। और आप देखते हैं कि जो इलेक्शन हुए हमारे 2013 वाले, उसमें अल्टीमेटली आपने सूरत हाल देखी कि पीपल पार्टी सुगड़ के सिर्फ सिंध तक रह गई। तो आप क़यादत का इसमें पंजाब में एक और भी प्रॉब्लम इनको
पंजाब में एक और भी प्रॉब्लम रही कि जिस जमाने में पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया था, उस जमाने में ही उसकी पंजाब में पजीराई कम होनी शुरू हो गई थी। बावजूद इसके ओरिजिनली पंजाब ने ही उनको सारा वोट दिया और पंजाब ही जुल्फकार अली भुट्टो को लेके आए थे पावर में, लेकिन इन्होंने सिंध कार्ड बार बार जब इस्तेमाल किया तो उस वक्त इनका इन्हताज सिंध में पंजाब में शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस ऐसी रही और लीडर्स इन्होंने ऐसे सामने लाए जो इनको स्ट्रेंथ नहीं दे सके, बल्कि आप दो ऑप्शन दे रहे हैं, क़यादत का फुकदान और सिंध कार्ड का इस्तेमाल, या एक ऑप्शन के क़यादत का फुकदान? नहीं, मैं क़यादत का फुकदान ही बुनियादी तौर पे समझता हूं, क्योंकि अगर क़यादत अच्छी होती तो शायद हालात बदल जाते। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बाबर सत्तार और नियाज़ी साहब का तज्जिया इसी मामले, आखिर पीपल्स पार्टी को मसाइल, मुश्किलात या नाकामियां क्यों है, जानिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम जमाने में नाकाम, वजह क्या है? सिंध हुकूमत की खराब कारकर्दगी या फिर पार्टी की पिछली वफाकी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी? बाबर सत्तार साहब, जितनी गुफ्तगू अब तक हुई है इसमें मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से लेकर फिर बिलावल भुट्टो तक बात की गई है, क्या माजी का नारा रोटी कपड़ा और मकान बिलावल भुट्टो को पंजाब के वोटर के करीब लाएगा? जो नाकामियां दिखाई देती हैं वो खत्म होंगी, वजह क्या है? आयशा, मैं उस सारी गुफ्तगू से अग्री करता हूँ। एसेंशली सारी चीज़ें कवर हो गई कि ना लीडरशिप है, ना आइडियाज़ हैं नए, सो कैरिज्मेटिक लीडरशिप भी नहीं है, नए आइडियाज़ भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो फिर आप क्या बात लेके लोगों के पास जाएंगे? और मेरा ख्याल है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कम अज़ कम मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि पाकिस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। पाकिस्तान की एवरेज एज इस वक्त कोई 23.5 साल है। सो बहुत बड़ी मेजॉरिटी वोटर की वो है जिसने कभी जुल्फिकार भुट्टो को नहीं देखा और जिसने कभी बेनजीर भुट्टो को भी नहीं देखा हुकूमत करते हुए या चलाते हुए, और बातें ही सुनी है उनकी। सो आप जब जज्बा भी देखते हैं पीपीपी के लिए, तो वो एक ओल्डर वोटर के अंदर है जिसने 70s की, 60s 70s की आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स देखी है, और उसके बाद 80s का मार्शल लॉ। सो एक डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी थी वो पीपीपी थी। वो भी चीज फिर 90s के बाद चेंज हो गई, क्योंकि 90s के अंदर बारियां ली पीपीपी पीएमएलएन ने, और उसके बाद जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक लिहाज से पार्टी बन गई वो नवाज शरीफ की पार्टी बन गई, क्योंकि उन्हें निकाला गया 1999 में। सो जब वो वापस आए तो सिंपैथी किसी हद तक उनके साथ थी। इसके साथ फिर कंबाइन हो गई, एक आइडियाज की पॉलिटिक्स ही दुनिया से खत्म हो गई, आइडियोलॉजी खत्म हो गई। दूसरी बात यह कि ये जो डिवाइड थी राइट और लेफ्ट की, जिसके अंदर प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी थी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी थी, वो भी खत्म हो गई और यंगर क्राउड आ गया। अब आप बिलावल की जितनी तकरीरें सुन लें, उनके पास कोई आइडियाज नहीं है इस नई जनरेशन के लिए, ना उनके साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो पुरानी बातें कर रहे हैं, वो शहादत की बातें कर रहे हैं, वो वही सियासत कर रहे हैं जो 60s से। सो ये कनेक्शन ही नहीं है मेरा ख्याल है नए वोटर के साथ। तो जब तक ये नया कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश करेंगे, जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि क्या पैगाम लेके आप आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई पैगाम है। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम कोशिश करनी शुरू की है, क्योंकि पिछले 3 साल में तो हमें पीपीपी कोशिश भी करती नहीं नजर आई पंजाब में। सो अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं, नए लोगों को लेके आ रहे हैं, अब शायद पैगाम के ऊपर भी सोचना शुरू करें। आप भी पैगाम का ऑप्शन ले रहे हैं कि पैगाम ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं क्या दिया जाए? जी नियाजी साहब, किस तरह से पीपल्स पार्टी कनेक्शन बना सकती है, क्या उस रास्ते पर चल रही है, और नाकामी की वजह? देखिए जी, जो तो 2 वजूहात आपने पूछी है, मेरे नज़दीक ये सानवी है, और बाकी भी दोस्तों ने जो बातें की हैं सारी अहम है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इनको सानवी समझता हूँ। नज़ियाती तो जैसे बाबर साहब ने फरमाया कि जी किस्सा पारी ना हो चुका है, नज़ियाती सियासत ख़त्म हो चुकी है, तो जो सियासत जिसने जगह ली वो एक बड़ी रवायती किस्म की सियासत जो थी वो उभर के सामने आई, और आज तक जो सियासत हो रही है, जितनी सियासी जमातें कर रही हैं वो रवायती सियासत कर रही है। एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन। मेरे नज़दीक जो बुनियादी वजह है इसकी वो ये है कि 2008 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी जो जंप करके पंजाब में मुस्लिम नून के साथ हुकूमत की, तो ये मैं बड़ा एक अरसे से ये थीसिस जो है मैं इसके ऊपर ड्रम बीटिंग कर रहा हूं कि ये वो टाइम था कि जब ऑपोजिशन की जो स्लॉट थी वो खाली हो गई। देखें, इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं आज पंजाब में, और वो एक भरपूर ऑपोजिशन के तौर पर उभर के आए हैं, ये स्लॉट ऑपोजिशन की जो है वो तहरीक इंसाफ के पास चली गई है और अब इसकी कोई जगह नहीं है, चाहे वो कुछ कर ले। 2008 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने, जमात इस्लामी ने
जिन जिन्हें बायकॉट किया वो बिल्कुल जीरो पे आ गए, और जितनी पार्टियां जीत के आई वो मुख्तलिफ अंदाज में इलेक्शन में जाती रही। इमरान खान जब 96 में सियासत में तो मकबूल थे, 97 के अंदर उनको पजीराई नहीं मिली क्योंकि दो पार्टी सिस्टम चल रहा था। 2002 के अंदर जमानत जब्त हुई, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था, शौक खाने बनाई हुई थी, अच्छा नाम भी था, नीट क्लीन आदमी के तौर पे सामने आए थे, लेकिन कोई पजीराई नहीं मिली। 2008 में उन्होंने अपनी सारी सियासत को बाइकआउट का हटा लिया। पीपल्स पार्टी ने वो स्लॉट जो है जबरदस्ती छोड़ के जो है वो स्पेस तहरीक इंसाफ को रजाकाराना तौर पे दी है। नून लीग चलाक थी, उन्होंने मरकज से निकाला और फिर मकबूल आम जो अदलिया की तहरीक थी उसकी सुर्खेल बन गई, उसकी क्यादत संभाल ली। यानी कि जो पॉपुलर थी मकबूल आम वोट बैंक था उसको भी साथ ले लिया, और तहरीक जो पीपल्स पार्टी के जो गन था उससे भी दूर निकल आया कि मरकज के अंदर से बाहर निकल आए। तो मेरा ख्याल में जो वाहिद बुनियादी वजह ये बनी है कि पीपल्स पार्टी ने जो मुस्लिम नून के साथ पंजाब में हुकूमत की आज तक भुगत रही है। भारत ये बात अपनी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की बुनियादी वजह यही है, बुनियादी वजह ये है कि जो उसने जब अपोजिशन की स्लॉट खाली की, जो उनको ज्वाइन किया, तो उस रवायती पॉलिटिक्स से वो हुकूमत में आ गई, अपोजिशन खाली हो गई। एक चीज मैं उसमें ऐड करूंगा कि पीपल्स पार्टी के लिए अब भी अगर कुछ जगह है तो मकबूलियत वाली सियासत को किस्सा पारी ना समझे। उनको अभी भी जो मजबूत उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ नशिस्तों के, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है अपोजिशन की स्लॉट आपने ऑप्शन दे दिया न्याय साहब, आप फ्रेंडली अपोजिशन की बात करें जिन्होंने दोस्ताना सियासत की 2008 के बाद वो नाकामी की वजह बनी। और दीगर जो पार्टिसिपेंट्स ने गुफ्तगू की उसमें बात की है कि क़यादत का फुकदान और पैगाम मौसर तौर पर यह पैगाम है ही नहीं जो वोटर तक पहुंचाया जाता। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे हम अपने अगले मौजू पर, और पैनलिस्ट की राय जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। तनाज़ात के हल में मदद को तैयार हूँ, तस्फिया तलब मसाइल और तनाज़ात को हल करने के लिए आप जो भी कहें मैं वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तानी लोग दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से हैं। इन ख्यालात का इजहार नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद पेश करने के बाद की गई टेलीफोन कॉल में किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम की भी तारीफ की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी गई। इस गुफ्तगू के ऊपर बहुत सी बातें की गई, बहुत सी तनकीद तंज अमरीकी मीडिया में भी बहुत उठाया गया, वो सब कुछ एक जानिब। लेकिन हम सवाल जिस मामले पर रखेंगे वो है कि क्या जो पेशकश की गई उसको कितना संजीदगी से लिया जाना चाहिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कह चुके हैं कि अगर वो अमरीकी सदर बने तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरीन दोस्तों जैसे होंगे। जबकि भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान विकास स्वरूप ये कहते हैं कि अगर इस तरह की गुफ्तगू हुई और वो तस्फिया तलब मसाइल को हल करने की बात कर रहे हैं तो फिर सबसे अहम मसला यानी दहशतगर्दी का हल देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे निकालते और पाकिस्तान की कैसे मदद करेंगे। इसी मामले पर सवाल पैनल के सामने। डोनाल्ड ट्रंप की वजीर टेलीफोनिक गुफ्तगू, क्या ट्रंप की बात को संजीदा लेना चाहिए? ऑप्शन हाँ और नहीं का हमारे पास है। अमजद शुएब साहब। देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि ये वो वक्त है जबकि डोनाल्ड ट्रंप अभी हकीकतों से पूरी तरह वाकिफ नहीं, उनकी कोई ब्रीफिंग्स नहीं हुई, पहले उनका सियासत का तजर्बा कोई नहीं है जो वो जानते हो कि उनको कैसे कंडक्ट करना चाहिए। और जब उनकी पिछली गुफ्तगू को हम देखते हैं जो वो पहले करते रहे हैं और जहाँ ख़ास तौर पर इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह के जवाब देते रहे हैं तो वो तो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। सो उसमें ये सोचना कि अचानक उनकी कोई जहन की तब्दीली हो गई या उनके दिल में कोई नए ख्यालात उठाए, ये बड़ा अजीब सा लगता है। और मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारा कुछ बदलेगा जब वो जाके खुद वाइट हाउस में बैठेंगे और वहाँ उनकी ब्रीफिंग्स वगैरह शुरू होंगी और उनको आगे जो अमेरिकन प्लान्स हैं, जो जिस तरह वो एशिया में कंडक्ट करना चाहते हैं अपने प्लान्स को, ख़ास तौर पे विज़ावी इंडिया एंड पाकिस्तान, वो चीज़ें जब वाज़ेह उनके सामने आएंगी तो मेरा ख्याल है कि वो हकीकतों के खुलने के बाद अपने ख्यालात को बदलने पे मजबूर होंगे। चुनांचे इस स्टेज के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो एक सरसरी गुफ्तगू थी जो अच्छी खुशगवार रही, लेकिन उसका कोई नतीजा ऐसा अखज़ नहीं करना चाहिए जिससे हम ये समझें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो शायद मुमकिन ना हो। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं न्याजी साहब। मेरा ख्याल है कि जी पहली बात तो यह है कि इनकी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनकी गुफ्तगू को संजीदगी से बिल्कुल नहीं लेना होगा। दूसरी बात यह है कि मुझे एक और अफसोस भी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का जो मीडिया सेल है
उनको मनोआन इसको इस तरीके से प्रेस में नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसी गुफ्तगू होती है कि जिसमें ये अलहदा बात है कि उनका तरीक़ाकार यही करने का है, वो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने ये कॉल्स आती हैं, कॉल्स नॉर्मली अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वाइट हाउस जाने से पहले इनको थोड़ा सा कोल्डली लेते हैं या एक ड्राई तरीके से लेते हैं, कोल्डली तो नहीं ड्राई तरीके से लेते हैं। अब ये ट्रंप का एक अपना एक स्टाइल है और इस तरीके से एक बड़ा एक हाइप क्रिएट करके और चीज़ों को एग्जेजरेशन में लेते हैं। अब ज़ाहिर वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान के हल तलब मसले हल करेंगे। क्या वो कश्मीर के बारे में उनका ख्याल कश्मीर था? यकीनन ये नहीं था। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने 2012 के अंदर बड़ा पाकिस्तान के ऊपर बड़े खौफनाक उसने बयान दिए थे। उन्होंने कहा था जी कि इनके ऊपर टफ हो जाओ, इनको सॉर्ट आउट करो, ये पाकिस्तान जो है वो मुनाफकत कर रहा है। बड़े ऐसे इनको जिसको कहना चाहिए कि उनके शान शान या किसी भी लीडर के शान शान अल्फाज होते जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई उसमें है नहीं। बाकी उनके अंदर एक ट्रंप एक ख़ास नज़रिया को लेके आया हुआ है, तो अंदर उनके अंदर एक इंटरसाइन फ्यूड या इंटरनल स्ट्राइफ जो है वो चलनी है, क्योंकि ट्रंप को अभी पहली मीटिंग जो है वो अंदर जाने के बाद सामना है करने का, और उसमें उनको बताया जाएगा ये डूज हैं ये डोंट्स हैं। उनमें ऐसे नहीं होता कि वो जो ट्रंप साहब जो कुछ कह रहे हो कर गुजरेंगे। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ फॉरेन रिलेशंस के अंदर या बैर के अंदर खुली छुट्टी बिल्कुल नहीं दी जाती। एक कमरे के अंदर बैठा जाएगा, ओबामा बैठेंगे, हो सकता है कि पेंटागन को अहम बंदा बैठे, और उसके बाद ये सारी उनकी डीब्रीफिंग होगी। तो ये सारी चीजें गैर संजीदा है, इनको लेना चाहिए। पाकिस्तान ने अगर मकसद हल करना था या एम्बेरस करना था तो ठीक है उन्होंने किया है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए था वज़ीर हाउस के मीडिया सेल को। सलीम साफी साहब, जो गुफ्तगू हुई अगर उसमें से कुछ मोटे मोटे अल्फाज निकाल लिए जाएं जो ट्रंप ने यूज किए, अच्छी शोहरत, हैरत अंगेज काम, तसव्वुराती, बेहतरीन मुल्क और गैर मामूली लोग, तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जबकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को काफी कड़वे लफ्जों में बहुत कुछ कह चुके और सुना चुके हैं। या फिर जो बात नियाजी साहब ने अभी की कि क्या पाकिस्तान कोई पैगाम देना चाह रहा है, शर्मिंदा करना चाह रहा है, इसलिए मीडिया सेल ने सब कुछ गुफ्तगू इस तरह बाहर लाई? ऑप्शन क्या लेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इस हवाले से जो गुफ्तगू जारी की गई है और जो ट्रंप से मंसूब किया गया है उसको हमें तो संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हरकत वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तर्जुमानों ने कर ली है उसको अमरीकियों ने और अमरीकी मीडिया ने और अमरीकी पॉलिसी साज़ों ने बहुत संजीदा ले लिया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी इस हरकत का मुस्तक़बल में हमें पाक यूएस रिलेशन के फ्रंट पे शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अमरीकी मीडिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है और उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के सदर नहीं बने हैं, अभी तो वो थैंक यू ट्रिप लगा रहे हैं और उसके बाद उनकी ब्रीफिंग्स होगी और 20 जनवरी के बाद उनकी किसी हरकत को अमरीकी सदर की हरकत और उनकी गुफ्तगू को अमरीकी सदर की गुफ्तगू से ताबीर किया जाएगा। दूसरी बात ये है, इसके बाद उसके ब्रीफिंग्स होने हैं और ब्रीफिंग्स के बाद कल वाइट हाउस के तर्जुमान का जो बयान है उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। मसलन एक तो उन्होंने ये कह दिया है कि ओबामा नहीं जा सके, पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। दूसरा उन्होंने उसके साथ एक लफ्ज़ ये भी लगा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रीफिंग्स लेंगे और उन्होंने कहा कि ये भी है कि उनको जो ब्रीफिंग्स दी जाएगी या जो मशवरा दिया जाएगा वो यकीनन उसको अहमियत देंगे। लेकिन इसकी वजह से जो एम्बेरसमेंट उनको अपनी मीडिया में और अपने मुल्क के अंदर फेस करना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि ये मुस्तकबिल में एक तो ये कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में भी एहतियात करेंगे और दूसरा वो जो लॉबी है उनका मजीद उन पे प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो ये है कि वो कब सदर बने हैं तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कि बाकी सरबराहान ने या सुदूर ने तो अगले दिन रिएक्शन जाहिर किया या उनको मुबारकबाद दे दी या सब कुछ। अब इतने अरसे बाद इनको कैसे याद आ गया, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि इस गुफ्तगू में उनकी गुफ्तगू तो दी गई है कि उन्होंने ये किया उन्होंने वो कहा, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उनसे क्या कहा या क्या डिमांड किया वो इस प्रेस रिलीज में नहीं है। और इस पे साफी साहब जो आप पॉइंट उठा रहे हैं इस पे तनकीद भी हो रही है कि अपने लीडर की गुफ्तगू दी जाती है जो सिफारती आदाब है उसके मुताबिक दूसरे लीडर की नहीं। मजहर अब्बास साहब, वॉशिंगटन पोस्ट इस तहरीर को कहता है हैरत अंगेज, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है एक अजीब गुफ्तगू और फोर्ब्स मैगजीन लिखता है चापलूसी।
तो फिर क्या पाकिस्तान ने वाकई सही तौर पर गुफ्तगू पेश नहीं की, या बहुत ही ज्यादा सही तौर पर पेश कर दी अमेरिका को एम्बैरस करने के लिए जो यहाँ गुफ्तगू, और ऑप्शन क्या लेंगे? नहीं, अभी तो ये लगता है जैसे वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था। यही जिस तरीके से मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक गुफअप किया गया है, या इसे डिप्लोमेटिक सुसाइड कहते हैं, तो अगर कोई चीज़ संजीदा थी भी तो उसे गैर संजीदा बना दिया गया। देखिए, कर्टसी कॉल थी, आपने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था, उतना ही पोषण आना चाहिए था जितनी बात हुई है, जितनी बात आपने की है। जो प्रेस रिलीज़ आपकी तरफ से जारी होनी चाहिए थी, वो प्रेस रिलीज़ में अमरीकी सदर का जिक्र नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने क्या बात की। और यही वहाँ से वाशिंगटन से जो रिएक्शन आया वो यही आया कि आप अपनी बात करें। और उन्होंने जो बताई है बात, मेरा ख्याल है उतनी ही बात हुई है। बाकी बातें जिस तरह न्याजी साहब कह रहे हैं, बाकी बातें ऐड की गई हैं, और वो जुमले नहीं शायद किए गए जिन जुमलों का आपने भी जिक्र किया, या जिन जुमलों को प्रेस रिलीज़ में जारी किया गया। और ये मेरा ख्याल है संजीदा तो मैं कहूँगा इसलिए लेना चाहिए कि बहरहाल अमरीकी प्रेसिडेंट इलेक्ट से आपकी बात हुई है, उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, कोई नेगेटिविटी नहीं की, कोई इस तरह की बात नहीं की कि आपसे बहुत से मामलात हमें डिस्कस करने हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो प्रेस रिलीज़ में उनकी तरफ से चीज़ आई है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आइंदा चल के आपके साथ हमने टफ होना है। मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप उतने मुख्तलिफ होंगे जितने शायद हिलरी वो प्रेसिडेंट ओबामा रहे हैं, या उससे पहले जॉर्ज बुश रहे हैं, या उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हैं। उससे क्या मुख्तलिफ होंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सरप्राइजिंगली बेहतर ही हो जाए सूरत हाल। तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कैंपेन में बात करते हैं और जब आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं उस वक्त गुफ्तगू करते हैं, दोनों गुफ्तगू में बहरहाल फ़र्क होता है। तो हमें देखना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन हमने अपने फ्रंट पे जो पहली गुफ्तगू हुई उसमें ही इतनी ज़्यादा हमने डिप्लोमेटिकली चीज़ ख़राब कर दी कि जो सरसरी गुफ्तगू थी उसको हमने सनसनी बना दिया। संजीदा मैं अब भी समझता हूं कि संजीदा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहरहाल गुफ्तगू बहरहाल गुफ्तगू तो हुई है, कैसी भी हुई संजीदा लेना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, क्या अगर गुफ्तगू को संजीदा ले लें तो आने वाले दिनों में सरप्राइजिंगली, जैसे मजहर साहब कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी मुख्तलिफ किस्म के इंसान या अमेरिकी सदर दिखाई दे सकते हैं? ऑप्शन क्या लेंगे? देखिए, मैं समझता हूं हमने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल मज़ाहिया किरदार बना दिया हुआ है अपनी असेसमेंट के अंदर, और मेरा ख्याल है हम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये काम करके। डोनाल्ड ट्रंप को उतना ही संजीदा लेना चाहिए जितना किसी अमरीकी सदर को दुनिया का कोई और मुल्क लेगा। अगर बरतानिया की वज़ीर आज़म या जर्मनी की चांसलर उसको सीरियसली लेते हैं और जापान का प्रेसिडेंट उसको सीरियसली लेता है, तो फिर हमें भी सीरियसली ही लेना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वही है जो कि अपनी गुफ्तगू में सामने आया है, आई विल मेक अ ग्रेट वॉल, अ मैग्निफिसेंट वॉल, अ बिग वॉल, यू आर अ फैंटास्टिक कंट्री, यू विल बी बिकम अ ग्रेट। ये उसकी जुबान का अंदाज है, ना ये वो मीन करता है, ना वो मीन करता है जो कि नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आपने आज तक सुना है। ये उसका इजहार का तरीका है, वो इजहार हाइपरबोल के अंदर बिलीव करता है, वो बात गुफ्तगू का अंदाज इस किस्म। तो हमें करना क्या है? करना ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो आपस में रिश्ते होंगे वो जो बाहमी मफादात हैं उसकी बुनियाद पे होंगे। वो बाहमी मफादात क्या हैं? उसके अंदर दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान में अमेरिका की अफवाज हैं, उसके इंटरेस्ट हैं खत्ते के अंदर, पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर जो रिलेशन, और अब भारत का मामला भी आ जाएगा। तीसरी बात याद रखें, ये एक डील मेकर आदमी है, ये डील करने वाला आदमी है, ये लंबी सोच आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाला आदमी नहीं होगा, ये बिल्कुल अप फ्रंट होगा। ये डील मेकर आदमी बैठेगा, देखेगा पाकिस्तान से क्या फायदा मिलता है, भारत से क्या फायदा मिलता है, अगर मैं इनको मिला दूं तो अमेरिका को क्या फायदा मिलता है, ये उन चीजों में बिल्कुल सामने बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं मजहर अब्बास साहब से बहुत एग्री करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना जल्दी ट्रैश नहीं करना चाहिए पाकिस्तानियों को, ना ही उसको कोई मजाक का कोई हमें किरदार, मजाहिया किरदार समझना चाहिए। ही इज गोइंग टू बी क्वाइट आउट ऑफ द बॉक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और इसलिए मैं बावजूद इसके कि उसकी जो लिंकेजेस हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं बनती हैं, उनकी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है it is time to watch, wait and watch. I think it might be a very interesting proposition. Wait and watch, हाँ का ऑप्शन ले रहे जी साफी साहब। एक तो ये है कि अगर उसके रिपरकशन और सीक्वेंसेस या उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो हमने भी अर्ज कर दिया कि वो बहुत संजीदा मामला है और बहुत डेंजरस गेम खेला है हमारे उसने। तो आप हाँ का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ उस गुफ्तगू जो
एक और आयशा, साफी साहब टाइम इसलिए नहीं है, अगर बाबर वो सत्तार साहब मतलब रहते हैं, तो साफी साहब फिर बाबर सत्तार साहब रहते हैं, बाबर फिर सत्तार। हाँ कर ले। दूसरा शहजाद चौधरी साहब के उसमें कि देखिए ममनून हुसैन साहब को सदर बनाने के बाद हमारे साथ ये अलमया हो गया कि हम हर जगह के सदर को गैर सीरियस बाबर सत्तार साहब क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर बन पाएंगे? क्या ऑप्शन देंगे? देखिए, ट्रंप को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। पहली बात, अमेरिका के इंटरेस्ट वही हैं, अफगानिस्तान, टेररिज्म यहां पे ना हो, शकील आफरीदी, सो वो इन इंटरेस्ट को पुश करेगा, पहले प्यार से करेगा, फिर जोर जबरदस्ती भी करेगा अगर इनके इंटरेस्ट ना हुए। हो सकता है पर्सनल रेपो उसकी अच्छी हो प्राइम मिनिस्टर के साथ, दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों के ऊपर सवाल है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है बिजनेस और ऑफिशियल फंक्शंस में, दोनों की बेटियां उनके बड़े करीब हैं और उनका भी रोल है, दोनों अपनी फैमिलीज को और क्लोज फैमिलीज को भी बड़ा इन्वॉल्व करते हैं। सो हो सकता है कि स्टाइलिस्टिकली उसे पसंद भी हो कि हाँ नवाज शरीफ भी मेरे जैसा आदमी लगता है, लेकिन पाकिस्तान हमें ज्यादा संजीदा इस चीज को लेना चाहिए कि ये क्या सोच रहे थे जब इन्होंने ये रिलीज कर दिया, यानी क्यों कॉन्वर्सेशन